गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू पास अकेडमी। ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री का क्लासेस। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे, हिस्ट्री में हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे आज बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कशन किया था हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और उसका क्लास हमने डिस्कशन किया था। और रिलीजियस अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, एंशिएंट सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन किया। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट लाइफ कैसे हुए, और हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आया उसको टैकल करने के लिए एक इंटरमीडिएट रिलीजन जैसे हम कह सकते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। इसी कारण क्या हुआ ना, हिंदू रिलीजन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी था, जैसे एनिमल का बलि देना, या फिर से सतीदाह प्रथा उसी प्रथा था, बाल्य विवाह, जैसे ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी था। आइडल वर्शिप, मोर नंबर ऑफ राइचुअल्स परफॉर्मिंग देयर, तो बहुत सारे राइचुअल्स करते थे, जिसके कारण पूजा पाठ करना, ये सारी करना। ठीक है, तो उसके बारे में उसके एक मिडिल पाथ के हिसाब से जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, जिसके कारण क्या हुआ ना, हमारे जो सिस्टम था एक व्यवस्थित ढंग से आया, जहाँ पे मोक्ष पाना या फिर निर्वाण पाना एक इम्पोर्टेंट गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है ऑफ ए सोल का, कोई भी सोल का। मतलब हम सब क्या हैं, वी आर आत्मा। ओके, वी आर द सोल, दैट्स वाई वी नीड टू जॉइन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर to attain the nirvana or to attain the paramatma. Okay, देखो, so here you just look at the picture of Lord Buddha. Okay, तो आज हम बुद्धिज्म के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन हम कह सकते हैं, या फिर उनका जो टेक्स्ट है जिसे हम त्रिपिटक नाम से जानते हैं, उनका टेक्स्ट, बुद्धिज्म का टेक्स्ट वहाँ से हमें मिलता है बहुत सारे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया हुआ है, India witnessed the growth of two greatest alternative religions. दो alternative religion, जैसे हम किसके अगेंस्ट में ना, द कॉम्प्लेक्सिटी दे डेवलप ड्यूरिंग द हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म पीरियड ऑफ टाइम पे जो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुआ, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए, फिर टैकल करने के लिए कौन सा दो रिलीजन अपलिफ्टमेंट हुआ था, वन इज बुद्धिज्म एंड वन इज जैनिज्म। ओके, जैनिज्म के बारे में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टुडे विल डिस्कस अबाउट द बुद्धिज्म। ठीक है, देख, तो दिस रिलीजन एम्फसाइज दैट द हैप्पीनेस डज नॉट लाइज इन परफॉर्मिंग द राइचुअल्स। मतलब हैप्पीनेस कहाँ पे नहीं है, ओके, वेयर द हैप्पीनेस वाज नॉट देयर। ठीक है, द हैप्पीनेस डज नॉट लाइज इन द परफॉर्मिंग द राइचुअल्स बट इन द नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में हैप्पीनेस है अगर हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन वायलेंस एंड वन इज हियर गिवन द चैरिटी। चैरिटी मतलब दान पुण्य करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, चैरिटी डोनेशन करते हैं। तुमने देखा बहुत सारे एनजीओ चलता है नहीं, ठीक है, तो चैरिटी करते हैं। फ्रुगैलिटी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं। गुड सोशल कंडक्ट, जैसे हमारा सोशल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब सोसाइटी के ऊपर हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो गुड सोशल कंडक्ट। ओके, जैसे बहुत सारे वेरियस रीजन है, जैसे एट्रीब्यूट टू द ओरिजिन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ दिस टू इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट के हिसाब से काम किया। कौन कौन सा ना, वन इज बुद्धिज्म एंड अदर वन इज जैनिज्म। ठीक है, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म के हिसाब से काम किया, किसके अगेंस्ट में, बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन द हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आया था, तो उसका एक मिडिल पाथ के हिसाब से हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। नो, बुद्धिज्म वाज डेवलप्ड बाय सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। जैनिज्म वाज डेवलप्ड बाय महावीर जैन, ओके, जो 24th तीर्थंकर हैं। ठीक है, उनसे पहले 23rd तीर्थंकर थे। No, it is not a single religion. Potential religion means those religions which are having a great effect on the environment or effect on the society, जिनके अंदर सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस आया, तो जिसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर आता है, सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंजेस आता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम पोटेंशियल रिलीजन कहते हैं, या फिर इंटरमीडिएट रिलीजन कह सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी था, जिसके कारण क्या होता है ना, लोग सप्रेस हो गए। बहुत सारे राइचुअल्स परफॉर्म करना, यज्ञ करना, पशु बलि देना, ये सारी चीज़ बहुत ही डेवलपमेंट हो गया था। कहाँ पे ना, हिंदुइज्म के अंदर आइडल वर्शिप करना। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये डिफाइड करते थे आइडल वर्शिप जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का अल्टीमेट गोल क्या है ना, सुपर सोल या परमात्मा को प्राप्त करना या फिर निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आइडल वर्शिप ये सारी चीज़ करने इतना जरूरत नहीं है। तो हमें सिंपली कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं ना, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जन्म मुक्ति का जो चक्कर होता है उससे निकल सकते हैं। ठीक है, देखो, तो व्हाई द कॉज ऑफ ओरिजिन से, ओके, मतलब बुद्धिज्म क्यों ओरिजिन हुआ, उसका कॉज क्या है।
ठीक है। जैसे हमें पता है हमारा पहले जो हमारा वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था में कितना कैटेगरी था ना, 4 कैटेगरीज। ओके, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यज एंड शूद्रज, ये 4 वर्ण था। ठीक है। तो क्षत्रियस रिएक्शंस, ओके, क्षत्रिय जो थे रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण क्या करते थे ना, क्षत्रिय लोगों को प्रमोट करते थे, क्योंकि क्षत्रिय जो होते थे दे आर जनरली वॉरियर्स और किंग्स, वो सारे राजा होते थे। ठीक है। तो इन दोनों का बोलबाला ज़्यादा चलता था, जैसे कौन सा ना, क्षत्रिय एंड अदर वन इज ब्राह्मण्स। ये मैक्सिममली सोसाइटी के अंदर उनका डोमिनेशन स्टेटस था, मीन्स दे आर डोमिनेंट इन द सोसाइटी। अदर ग्रुप्स जैसे हम कह सकते हैं वैश्य और शूद्र के ऊपर उनका शासन करना जैसे होता था, उनको डोमिनेंट स्टेटस उनको मेंटेन करते थे। ठीक है। द पोस्ट वैदिक सोसाइटी, जो पोस्ट वैदिक सोसाइटी था वहाँ पे दे आर क्लियरली डिवाइड, यहाँ पे 4 वर्ण जो मेंशन किया हुआ है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्रज। ओके। एंड क्षत्रियज हु आर फंक्शंस एज ए रूलर, इनका काम क्या था, ये रूलिंग करेंगे सोसाइटी के ऊपर, या फिर वॉरियर्स थे, वॉरियर किंग क्वीन होते थे। रैंक इन सेकेंड स्टाटा, अगर सेकेंड स्टाटा की बात करेंगे तो राइचुअलिस्टिक डोमिनेशन, मतलब जितने सारे पूजा पाठ तुमने देखा होगा, यज्ञ करते हैं वो ब्राह्मण से करते हैं और राजा से भी करवाते हैं। जो राजा तुमने देखा होगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, या फिर कोई भी जैसे यज्ञ करते, बलि राजा यज्ञ करते थे, मतलब जो राजा होते थे वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और उनको यज्ञ में हेल्प कौन करते थे ना, जो ब्राह्मण पीपल्स थे, जैसे हम कह सकते हैं विश्वामित्र हो, या फिर जो बड़े बड़े जो शेख थे उस पीरियड ऑफ टाइम पे, तो ये सारे हेल्प करते थे। ठीक है। तो वैदिक रिलीजन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डीजेनरेटेड। ओके, तो उनका इस डीजेनरेट हुआ, डिजेनरेटेड इनटू द सुपरस्टिशंस। उस टाइम पे क्या था ना, लोग अंधविश्वास करते थे, सुपरस्टिशंस। ओके। एंड बहुत सारे भ्रांत धारणाएं होता था, डगमास एंड राइचुअल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि वैदिक रिलीजन के अंदर इतना हमारा बुरा नहीं था। ओके। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोग क्या हुआ ना, अंधविश्वास से ब्लाइंड बिलीफ। ओके, तो ब्लाइंड बिलीफ की तरफ लोग चल गए। ओके, जिसके कारण वो क्या करते थे ना, बहुत सारे ऐसे राइचुअल्स परफॉर्म करते थे जो कि अनएथिकल था। मीन्स द वी कैन से when you are performing certain actions that is not related to the welfare of the society, and there is the no value of the performing that kind of rituals। समझ में आ रहा है? मतलब कोई अगर हम ऐसे काम करेंगे जिसके कारण समाज के अंदर कोई भलाई ना हो, समाज में कोई उन्नति ना हो, या फिर समाज में कोई उसका बेनिफिट नहीं दिख रहा हो, तो उस टाइप का राइचुअल परफॉर्म करना जरूरी ही नहीं है। तो कुछ ऐसे पीपल्स थे, जैसे हमारे लोएस्ट स्टाटा का पीपल, जैसे हम क्या कह सकते हैं वैश्यज एंड शूद्रज, ये क्या करते थे, इनके पास वो मौका नहीं मिल पा रहा था, ना ही ये भक्ति कर पाते थे, ना ही पूजा पाठ कर पा रहे थे, तो उनको ऐसे मतलब दब के रहना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें कोई सप्रेस करके रखेगा तो तुम्हारे भी मन में ऐसे गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो कोई पोजीशन ही नहीं है, हमें कोई मानता ही नहीं सोसाइटी के अंदर, हमारे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कैसा है। ठीक है। जैसे अभी तुमने देखा होगा जो बहुत सारा रिजर्वेशन मिलता है, तो रिजर्वेशन की वजह से जो कुछ अच्छे फैमिली है, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वीक फैमिली है, वो सप्रेस हो जाते हैं, उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि रिजर्वेशन रखा गया है। इनको रिजर्वेशन की वजह से इस जगह पे किसको जॉब मिल जाता है, किसको नहीं मिल पाता है, तो किसी को मेरिट की बेसिस मिलता है, किसको नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। सो हियर द पैट्रोनाइजिंग अबाउट द बुद्धिज्म, ओके, एंड जैनिज्म। तो यहाँ पे दोनों रिलीजन्स, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दोनों क्या कर रहे थे ना, हमारे इंपॉर्टेंट रिलीजन के हिसाब से, या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिंदू रिलीजन के हिसाब से, उनको एक सप्रेस करने वाला, या उनको एक मिडिल फोल्ड पाथ दिखाने वाला जो रिलीजन थे हमारा, वो कौन सा था, एक बुद्धिज्म एंड द वन इज जैनिज्म। ओके। जैसे यहाँ पे दे आर द वैश्यज एंड अदर मर्चेंटाइल ग्रुप्स। मर्चेंटाइल ग्रुप्स मतलब जो शूद्रज होते थे उस पीरियड ऑफ टाइम पे, जब वैश्यज या शूद्रज थे, तो इनके पास वो सिस्टम्स नहीं था, उनके पास वो पूजा पाठ करना, फिर राइचुअल्स करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना उनके पास नहीं था। तो उनको एक बेटर सोशल स्टेटस वो डिमांड करते थे, मीन दे आर डिमांडिंग ए बेटर सोशल स्टेटस। मीन्स हम अगर सोसाइटी के अंदर है, सो देयर शुड बी और देयर मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ अस, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं होगा, हम सोसाइटी के अंदर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसका हमारा जीने का क्या अधिकार है। ठीक है। सो दे नीड ए बेटर सोशल स्टेटस एंड रिगेन द पीस। तो उनको क्या चाहिए था ना, शांति चाहिए था, क्योंकि उनको हमेशा लोग क्या करते थे ना, अछूत मानते थे, शूद्रज को अछूत मानते थे, उनको छू नहीं सकता, यहाँ पे पानी छुएगा तो पानी गंदा हो जाएगा, वहाँ से कुआं से पानी ले नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे नहीं आ सकता, तुम्हारे परछाई पड़ने से हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ था, ये सारे क्या था, सुपरस्टिशन ही था, भ्रांत धारणाएं थी। ओके। सो दे आर रेडी एक्सेप्टेंस इन द सिंपल एस्थेटिक पीस सेंटर प्रिंसिपल्स। तो उस टाइम पे वो क्या थे ना, उनको एक सिंपल एस्थेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए था, जिसके कारण उनको, जैसे तुम्हारा दिमाग अगर कांस्टेंट नहीं है तो तुम स्टडी कर सकता है क्या, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, मीन्स व्हेन योर माइंड इज काम एंड क्वाइट, तो दैट पीरियड ऑफ टाइम योर नॉलेज कैन गेन मैक्सिमम। ओके। द पोटेंशियल ऑफ गेनिंग इज मैक्सिमम और हायर व्हेन यू आर हैविंग ए स्टडी माइंड। तुम्हारे पास अगर स्टडी माइंड होगा, या
देखिए वो बाद में आया, इसी के बाद थोड़ा सा आया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाया क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर एरिया के कंजिस्ट होकर रह गया, ठीक है, इसीलिए उसका इतना डोमिनेंस नहीं था, ठीक है। द राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज द डोमेन ओके डिमांड्स द एनिमल हस्बेंड्री एंड रिक्वायर फॉर द यूज ऑफ बुलक्स बट द वैदिक प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यहाँ पे था क्योंकि ये जो एनिमल सैक्रिफाइसेस था, ठीक है, राइजिंग इन, जो कि एक मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया। मतलब तुमने देखा होगा जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के अंदर जो भी सेटलमेंट हुआ था वो सारे किसके बेसिस पे था ना, दे आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे कंट्री अभी भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री भी हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा तभी हमें क्या कर सकते हैं ना कोई फैक्ट्री बैठा सकते हैं, उसका हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डिमांड क्या था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे जो प्लाविंग करने के लिए क्या यूज होते थे, बुलक्स, ओके, या फिर काउस, बफालोज, हॉर्स, डोंकी, ये सारी यूज होता था। लेकिन वैदिक रिलीजन के अंदर, जो वैदिक प्रैक्टिस के अंदर क्या करते थे ना, एनिमल सैक्रिफाइसेस करते थे, मतलब पशु बलि देते थे। सो दे आर डूइंग द एनिमल सैक्रिफाइसेस। जिसके कारण क्या हुआ ना, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड हुआ, जिसके कारण जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन हुआ। मतलब तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का अस्तित्व में आना या फिर ओरिजिन होना, इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या था ना, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप इन द हिंदुइज्म वेयर दे आर डूइंग द सैक्रिफाइस द ह्यूमन एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइचुअल्स व्हिच इज ऑर्थोडॉक्स राइचुअल्स, मतलब जो जरूरत नहीं है, ठीक है, वो राइचुअल्स को परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बुद्धस बायोग्राफी, जस्ट हमने डिस्कशन भी किया था लास्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था, ओके। तो व्हाट इज द अबाउट द बुद्धस, ओके, भगवान बुद्ध का ओरिजिन कैसे हुआ हम कह सकते हैं, या फिर उनका बायोग्राफी क्या है। जैसे गौतम बुद्ध वाज बर्न इन, ओके, वन वाज सुद्धोधनो जो चीफ ऑफ शाक्य क्लान, ओके, शाक्य क्लान, ओके, शाक्य क्लान एज ए सिद्धार्थ। तो उनका जो ओरिजिन नेम था क्या, दैट इज द सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। किस टाइम पे उनका बर्थ हुआ था ना, 563 BC, ओके, ऑन वैशाख पूर्णिमा, ओके। अभी भी हम बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ओके। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, ओके, लुम्बिनी, या फिर इस जगह किस जगह पे किसी बुक में इसको मेंशन करता है लुम्बिनी बनो, ओके, यस, लुम्बिन बन, ओके, लुम्बिन बना। तो उनका मदर कौन थे, हिज मदर आज महामाया, ओके। बट आफ्टर द गिविंग बर्थ टू लॉर्ड बुद्ध वी कैन से द महामाया वॉज पास्ट एंड ही वॉज ब्रॉटअप बाय हिज स्टेप मदर गौतमी। उनको गौतमी ने ब्रॉटअप किया या फिर उनको पाल पोस के बड़ा किया, स्टेप मदर गौतमी, इसलिए उनका नाम से, गौतमी के नाम से उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम, ओके, यस, नो सिद्धार्थ गौतम, नॉट प्रजापति, यस, प्रजापति गौतमी, यस, प्रजापति गौतम, ओके। सो देयर वर 32 बर्थ मार्क्स आर देयर। हमारे बॉडी में भी होता है बर्थ मार्क्स, तुमने देखा होगा, देयर इज द मोल्स जैसे होते हैं हमारे बॉडी में, बर्थ मार्क्स होते हैं, ओके। तो 32 बर्थ मार्क्स आ गया ऑन द बॉडी ऑफ द ब्राह्मणस टोल्ड दैट, उस पीरियड ऑफ टाइम से ब्राह्मण ने प्रेडिक्ट किए थे, क्योंकि वो आइदर क्या बन सकते हैं, वर्ल्ड रिनाउंसर बन सकते हैं, दे ही मे बी द वर्ल्ड रिनाउंसर और वर्ल्ड कंकरर, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह वर्ल्ड को एक्वायर करने वाला या फिर वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाला ऐसे पर्सन बनेंगे, या फिर वर्ल्ड रिनाउंसर मतलब साधु बन जाएं, इसी कारण उनको बहुत सारे लोग फॉलो अप करेंगे, ठीक है। जैसे उनमें से कोई एक बात सच हुआ मीन्स ही बिकम द वर्ल्ड रिनाउंसर, तो वो वर्ल्ड रिनाउंसर बने। ही लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ एट द एज ऑफ 29, ओके। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो लग्जरियस लाइफ था, मतलब वो प्रिंस थे, शाक्य क्लान का प्रिंस थे, तो डेफिनेटली उनका एक लग्जरियस लाइफ होगा प्रिंस के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया ना, एक वंडरिंग पाथ डिफाइन किया है, फिर बाहर घूमे या फिर उनको जो अल्टीमेट गोल प्राप्त करना था या फिर जो शांति प्राप्त करना था, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उस टाइम पे उनका मैरिज भी हो गया था, उनका नाम था यशोदा एंड उनका बेटा का नाम था राहुल, ठीक है। एंड ही वंडर हियर एंड देयर फॉर 6 ईयर, मतलब 6 साल तक वो मतलब निर्वाण की प्राप्ति या जो गुड नॉलेज उसका प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया ना, मूवमेंट किया, इधर से उधर गए, वहाँ से गए, तो मतलब वेरियस सोर्सेस उन्होंने गैदर किया, बहुत सारे साधु संत के पास गए, तो मतलब उनको ऐसे चीज़ में बहुत टाइम लग गया, नियर अबाउट 6 ईयर्स स्पेंड, ओके। बट एट द एज ऑफ 35 ही अटेन निर्वाण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उनके पास एक इटर्नल नॉलेज आया, जिसके कारण उन्होंने एक गौतम बुद्ध या फिर बुद्ध के नाम से जानते हैं, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के नीचे, कहाँ पे ना, बोधि ट्री जिसको हम कहते हैं, जो कहाँ पे है ना, बोध गया, अभी हमारा जो बिहार में है बोध गया, तो वहाँ पे एक जो ट्री था, पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठ के उनको एक जो महाज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, ओके, निर्वाण। तो ये तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, डॉक्ट्रिन्स मतलब क्या है ना, कुछ ऐसे, ओके,
हम कह सकते हैं कुछ, हाँ या तो ऐसे रूल्स थे जिसके कारण क्या होता, जैसे द कोर ऑफ बुद्धस डॉक्ट्रिन्स एक्सप्रेस्ड इन द आर्य संचरी, उसको हम क्या कहेंगे, द आर्य संचरी, जिसको हम क्या कहते हैं, 4 नोबेल ट्रूथ, मतलब वो 4 ऐसे सत्य है जिसके बेसिस पे क्या हुआ था ना, बुद्धिज्म को आगे वो प्रमोट किए थे। उनको ऐसे पता चला क्योंकि लाइफ इज ए हम कह सकते हैं लाइफ इज ए फुल ऑफ सफरिंग, ओके, एंड देयर इज ए मे बी अ कॉज ऑफ सफरिंग एंड द डिजायर्स आर द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। इफ यू वांट निर्वाण और इटर्नल थिंग्स मीन यू हैव टू लीव ऑल देम, मतलब तुम्हें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ क्या होता है ना, सफरिंग का ही पार्ट है, ओके, तो अगर तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है, ये सोसाइटी से थोड़ा सा निकल के हट के कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या बोला ना, अष्टांगिक मार्ग यू हैव टू फॉलो द अष्टांगिक मार्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ। कई जगह पे ये कि संस्कृत का टर्म है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ओके, और कुछ मिडिल पाथ भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स some rules and regulation must be placed in the society that derives the peoples in a particular direction। मतलब एक जगह पे अगर हम लोगों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पाथ में लेके जाएंगे तो उनके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे तुम भी कहीं जगह पे पढ़ते हो या फिर कहीं जगह पे कोई काम करते हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी को चलाने के लिए, एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गुड सोशल कंडक्ट एंड टू अटेन द निर्वाण। सो बुद्ध एक्सप्लेन that the teachings are the just like a raft, मतलब कोई भी टीचिंग, अगर जो बुद्ध का जो टीचिंग था, उनका जो टीचिंग्स था जिसको हम त्रिपिटक के अंदर जो मिलते हैं, ठीक है, एक राफ्ट मतलब क्या होता है, एक नाव की तरह होता है, या फिर जो होते हैं जो पानी के ऊपर तैर के जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए तुम्हें एक राफ्ट की जरूरत होगा, ओके, जस्ट लाइक ए राफ्ट दैट हेल्प्स वन टू क्रॉस ओवर द टर्बुलेंट रिवर ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ को उन्होंने यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, बुद्ध कंपेयर इज एज ए टर्बुलेंट रिवर। टर्बुलेंट मतलब जहाँ पे क्या होता है, ऐसे तूफान आता है, ऐसे हम एडवेंचरस, तुमने सुना होगा जो, ओके, एडवेंचरस रिवर्स होते हैं, देयर इज अ टर्बुलेंट रिवर। सो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ओके, नॉट अ सिंपल वे। लाइफ कैसे चलता है, सिंपल वे में चलता है क्या, नहीं, ओके, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है ना। सो देयर इज द फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग। लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टू अटेन द निर्वाणस और मोक्षस, ओके, थ्रू बाय फॉलोइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाथ विच इज सजेस्टेड बाय गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या पाथ सजेस्ट किए थे, यस देखो, तो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, मतलब अलग अलग फेजेस में तुम देखोगे। और ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम्हें नोट डाउन भी करना पड़ेगा। जैसे एज ऑफ 0 मतलब उनका बर्थ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बर्थ कहाँ पे हुआ था, सो बर्थ वाज इन द लुम्बिनी वन, ओके, लुम्बिनी वन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लुम्बिनी वन में, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, लुम्बिन कहते हैं, लुम्बिन प्लेसेस इज देयर, ठीक है। इवेंट क्या हुआ था, बर्थ। तो ये सारे उनका उस टाइम पे सिंबल क्या था ना, लोटस एंड बुल, ये सिंबलाइज करते थे। लोटस एंड बुल्स आर द सिंबल्स दैट एक्सप्रेस्ड, ओके, व्हेन ही वाज टेकिंग द बर्थ। व्हेयर द लुम्बिन वन कहाँ पे है, अभी ये नेपाल में है, इट इज द इन नेपाल, ओके, नेपाल में इसका प्रसार हुआ था, क्योंकि उस पीरियड टाइम में ऑन डिवाइडेड इंडिया था ना, नेपाल इंडिया की पार्ट था, ठीक है। तो इस टाइम पे सिंबल वाज, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल यूज करते हैं, जैसे हमारा कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है। सो नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ हॉर्स, ओके। तो कोई पर्टिकुलर इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल की जरूरत होता है, ओके। 563 BC दिस प्रीवियस, ओके। देखो, द एज ऑफ 29 प्लेसेस लुम्बिन वन एंड इवेंट वाज द डिपार्चर। डिपार्चर मतलब उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है। तो उसका नेमिंग क्या है, मेंशन क्या किया गया है, दैट इज द महाविनिशी कर्म, ओके। तो महाविनिशी कर्म वाज द डिपार्चर एंड द सिंबल वाज देयर हॉर्स, ओके। देखो, तो उनको जब निर्वाण मिला, कौन सा एजेस में मिला, ही गेट द निर्वाण एट द एज ऑफ 35 एंड प्लेस इज गया, जिसको हम क्या, कौन सा गया के नाम से जानते हैं, बुद्ध गया के नाम से जानते हैं, यस, बुद्ध गया के नाम से जानते हैं। इवेंट वाज देयर दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट, मतलब उनको क्या मिल गया ना, सुपर नॉलेज मिल गया, या फिर हम कह सकते हैं, तो ही गॉट द इटर्नल नॉलेज दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट एंड नेम वाज गिवन द निर्वाण। And the symbol is the Bodhi tree, that is the people tree is called Bodhi tree, yeah. Yes. नहीं, दिस इज द इवेंट्स, ये जो कौन सा जो उनका जो नेम है, जैसे यहाँ पे महाविनिशी कर्म उसको कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, या फिर जो इवेंट हुआ, बर्थ हुआ, यस, हाँ, उन्हीं को ही, उनका जो कर्म है, जो कि काम है, जो स्टेप्स है, उसको ही नेमिंग दिया गया है,
ओके, और उसको कुछ सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये सारे आते हैं जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं। एक इसको क्या कहते हैं, ये इवेंट को क्या कहते हैं, कौन से एजेस में हुआ था, कौन से जगह पे हुआ था, क्योंकि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो, तो एज ऑफ 35 किस किसी बुक में 35 मेंशन किया गया है, किसी किसी बुक में 36 भी मेंशन किया गया है, इसीलिए मैंने दोनों मेंशन किया 35 एंड 36। ओके, द प्लेस इज सारनाथ। सारनाथ में मैंने उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था। सरमन मीन्स द फास्ट टीचिंग। ओके, द फास्ट टीचिंग वाज देयर, ही वाज गिवन, दैट इज द इवेंट नेम इज द धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ ना, जो हमारा धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन मीन्स व्हाट आर द टीचिंग वाज गिवन बाय लॉर्ड बुद्ध दैट पीरियड ऑफ टाइम्स दैट वाज क्रिएटिंग ए इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो वो क्या किया, एक अलग टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट किया किसके ऊपर ना, सोसाइटी के ऊपर, जिसको हम क्या कहेंगे ना, धर्म चक्र परिवर्तन। द सिंबल वाज द व्हील। तो व्हील का क्या होता है ना, व्हील हमेशा क्या करता है, रोटेट करता है नहीं, ठीक है। तो व्हील्स हैविंग द रोटेटिंग व्हील्स मीन देयर इज ए सर्कुलर पाथ और चेंजिंग इन द डायरेक्शंस ऑफ व्यूइंग द सोसाइटीज। ओके, तो सोसाइटी को किस नज़र से देखना चाहिए। सोसाइटी इतना बुरा नहीं है हम जितना सोचते हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन ऑफ व्यूइंग टू द सोसाइटी वाज डिफरेंट। हमारा अलग अलग, क्योंकि सारे लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो कोई आदमी सोसाइटी को एक तरह से दिखता है, तो कोई दूसरा आदमी उसको अलग तरह से दिखता है, ठीक है। देखो सरनाथ अभी नेपाल में, देखो एज ऑफ 80, ओके, एज ऑफ 80 जो कि कुशीनारा अभी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ पे उनका क्या हुआ था ना, डेथ हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ओके, महापरिनिर्वाण, निर्वाण इज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण मीन्स द डेथ और द डिपार्चर ऑफ द लॉर्ड बुद्ध एंड द सिंबल इज द स्तूप। ओके, बुद्धिस्ट स्तूप हमारे यहाँ पे भी, जैसे उदयगिरी खंडगिरी में वहाँ पे भी है। ओके, जहाँ पे स्तूप है, जहाँ पे बुद्ध रिलीजन के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे डॉक्ट्रिन वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखो, सी हियर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ टीचिंग। मतलब बुद्ध ने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स यहाँ पे डिफाइन किया है अपने टीचिंग्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द बुद्ध। बुद्ध कौन है, ही वाज द, ओके, बुद्ध कौन है, ही वाज द फाउंडर। ओके, वो कौन थे, ओके, ही वाज द फाउंडर। तो वो क्या थे ना, फाउंडर या टीचर थे। एंड सेकेंड वन इज, ओके, धम्म। ये वाला सेकेंड पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट, ओके, फर्स्ट वन इज द बुद्ध, सेकेंड वन इज धम्म, जिसको हम धम्म को धर्म के नाम से जानते हैं। तो उनका लफ्ज में धम्म लिखा गया है, मतलब टीचिंग ऑफ द टीचिंग, इसको हम कहते हैं। एंड वन इज संघ, थर्ड वन इज संघ। संघ मतलब द ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स थे, क्योंकि इसको कोई चीज़ को उसको आगे लेके जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे किसके फॉलो करना पड़ेगा ना, जो मॉन्क्स एंड नन्स होते थे वो क्या करते थे ना, उनका टीचिंग को आगे स्प्रेड करते थे, ठीक है। जो हो एक्ट एज ए टॉर्च बियरर फॉर द धाम और द वर्शिपर्स, यहाँ पे उसके टॉर्च बियरर की तरह काम करते थे। मतलब 3 इंपॉर्टेंट पिलर क्या है, फर्स्ट वन इज बुद्ध, सेकेंड वन इज धम्म, थर्ड वन इज संघ। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नोबेल पाथ क्या था, जैसे अभी बोले 8 फोल्ड पाथ और नोबेल पाथ, जो 4 नोबेल ट्रूथ थे, ठीक है। तो उन्होंने अभी मैं जब डिस्कशन कर रहा था, तो लाइफ क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ओके, तो लाइफ क्या है, लाइफ इज ए फुल ऑफ सफरिंग, मतलब जीवन दुख से भरा हुआ है, ठीक है। हमेशा जीवन दुख से भरा हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ओके, फुल ऑफ सफरिंग है, मतलब हम सबके जीवन में क्या आता है, दुख आता है नहीं, दर्द आते हैं। ओके, यस, देखो, सो देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब ये वाला सेकेंड वाला होना चाहिए था, इस 1 सेकेंड, ये वाला होना चाहिए था हमारा, ये होना चाहिए था बी, ये होना चाहिए था सी, ठीक है, बी सी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब सफरिंग का एक कॉज है, मतलब हमें जो दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है, किसके वजह से मिलता है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। आइदर वी आर डूइंग सम रॉन्ग वर्क इन आवर लाइफ और प्रीवियसली वी आल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ रॉन्ग वर्क, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग आवर द कॉज। ओके, सो देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, सो कॉज क्या है, दैट देयर इज द डिजायर, क्योंकि हम सबके पास क्या है, इच्छाएं हैं। तो डिजायर्स आर द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। अगर हमारे पास इच्छा है, ठीक है, तो हमारे लिए कॉज है। एंड फॉलो द 8 फोल्ड पाथ दैट हेल्प्स यू टू गेट रीड ऑफ सफरिंग, मतलब उन्होंने जो नोबेल ट्रूथ दिए, जो 4 सत्य दिए, जिसको हम आर्य सत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या था, हाँ, थर्ड is the desire is the main cause of suffering. Life is full of suffering. Second one is there is a cause of suffering. Okay, and third one is the desire is the main cause of suffering. If you follow the 8 fold path, then you can get rid of the suffering. मतलब तुम्हें सफरिंग से मुक्ति कैसे मिलेगा, अगर तुम्हें यहाँ पे 8 fold path फॉलो करोगे, means which was designed by गौतम बुद्ध. If you follow the 8 fold path, definitely you can get rid of the suffering. तो सफरिंग से तुम्हें मुक्ति मिल सकता है. या देखो here 8 fold paths जस्ट हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है. 8 फोल्ड पाथ क्या है, तो फर्स्ट वन गिवन द राइट अंडरस्टैंडिंग, मीन्स यू आर हैविंग ए अंडरस्टैंडिंग पावर, मीन्स पर्सुअलाइजेशन या फिर विजुअलाइजेशन पावर अगर है तुम्हारे पास,
ओके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स अगर तुम्हें कोई चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग नॉट ए थिंग्स देन डेफिनेटली यू आर नॉट गेनिंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज। अगर तुम्हें कोई चीज़ के बारे में समझना है, ओके, तो तुम्हारे पास एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मीन्स द परसेप्शन ऑफ व्यूइंग द थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड वन इज गिवन द राइट थॉट, तुम्हारे पास अच्छा विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास विचार ही अच्छे नहीं है, मतलब रॉन्ग बिलीफ लेके चल रहे हो, तो तुम्हें लाइफ में आगे उन्नति नहीं मिल सकता। इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ए राइट थॉट, मीन्स योर थॉट शुड बी गुड। ओके, नेक्स्ट यू आर गिवन द राइट स्पीच। ओके, राइट स्पीच मतलब तुम्हारे बोल चाल या फिर जो लैंग्वेज यू आर यूजिंग, दैट लैंग्वेज मस्ट बी ए गुड लैंग्वेज और प्योर लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेबल बाय द सोशल पीपल्स। जैसे बुद्ध का जो टीचिंग था वो लोकल लैंग्वेज, जो पाली लैंग्वेज में था, मतलब वो उनको लोग फॉलो करते थे। उनको तुमने देखा होगा, जैसे हमारी भी अभी बहुत सारे जो सीरियल बनाए जाते हैं, महाभारत, रामायण, ओके, वो सारे सीरियल्स में देखा होगा, जो लोकल हिंदी हम बोलते हैं उस हिंदी के टाइप का दिखता है ना, एक अलग लेवल का हिंदी होता है, वो हिंदी सुनने में अच्छा लगता है नहीं? यस, तो मतलब वो जो स्पीच होता है, जो राइट स्पीच ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जो लोगों के हार्ट तक पहुंचे। ओके, दे शुड बी कम्युनिकेट टू द हार्ट, मीन्स व्हेन यू आर डीलिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, मीन्स योर वॉइस शुड बी ए नॉर्मल वन और हम्बल वन, क्योंकि तुम किसको बात कर रहे हो तो उनके साथ अच्छे से बात करना पड़ेगा। ओके, राइट स्पीच होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट यू राइट कंडक्ट। ओके, ये वाला राइट कंडक्ट, ये वाला आई भी है, ये आई भी पॉइंट है। राइट कंडक्ट मतलब तुम जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम भी अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली। व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क दैट्स कंडक्ट शुड बी देयर। ओके, तुम्हारे जो वर्क है वो अच्छी तरह से डिवाइड होना चाहिए, उसको हम राइट कंडक्ट कहते हैं। एंड वन इज राइट मीनिंग ऑफ मेकिंग द लिविंग, मतलब राइट कंडक्ट, तुम्हें अगर जो काम कर रहे हो वो काम अच्छा होना चाहिए। ओके, तुम्हारा थॉट अच्छा होना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में समझ अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा जो काम हो वो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे बात या बोलचाल अच्छा होना चाहिए, राइट स्पीच। ओके, राइट मीनिंग ऑफ मेकिंग लिविंग, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना लिविंग या फिर इसको हम कहीं की जगह पे लाइवलीहुड भी लिखा होता है। ओके, यस, लाइवलीहुड। ओके, लाइवलीहुड मतलब किसी जगह पे क्या होता है ना, इसको हम राइट लाइवलीहुड भी कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राइट वे ऑफ मेकिंग द लिविंग, मतलब तुम्हें जो काम कर रहे हो तुम अर्थ उपार्जन तो कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रॉन्ग वे में भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ को चलाने के लिए हमें कोई मनी जरूरत होता है, कोई अर्निंग का सोर्सेज जरूरत होता है। ओके, सो देयर मस्ट बी राइट लिविंग, मतलब वो जो पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, देयर शुड बी राइट लिविंग। ओके, एंड राइट माइंडफुलनेस, अगर तुम्हारा जो चिंताधारा है या फिर हम कह सकते हैं जो थॉट प्रोसेस है, इफ दैट इज नॉट गुड सो डेफिनेटली यू विल नॉट एबल टू एक्सेल इन योर लाइफ। तो तुम्हें अपना लाइफ में अगर एक्सेल करना है तो तुम्हें अपना चिंताधारा या फिर जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करना पड़ेगा, दैट शुड बी राइट माइंडफुलनेस। एंड राइट एफर्ट मीन्स if you are doing any kind of work in a wrong direction so definitely it will not lead to a reach your destination। अगर तुम्हें अपना डेस्टिनेशन में पहुंचना है, अगर रॉन्ग पाथ में तुम जा रहे हो तो डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। मतलब कोई भी टॉपिक ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम तुम क्रैक करना चाहते हो तो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है नहीं? तो सिलेबस क्या डिजाइन करता है, तो यहाँ से जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एग्जाम में, उसी सिलेबस के बेसिस पे ही तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है नहीं, तो बहुत सारे टाइम पे ऐसे देखे होगे। तो राइट एफर्ट वो होना चाहिए, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, मीन्स दैट शुड बी राइट एफर्ट। एंड राइट कंसंट्रेशन, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर ऐसा होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो उसको ध्यान से करना है, मीन्स योर कंसंट्रेशन शुड बी इन ए परफेक्ट वे, दैट्स व्हाई यू कैन एबल टू अचीव योर गोल इन ए पर्टिकुलर टाइम। जो भी तुम्हारा गोल है तुम पर्टिकुलर टाइम में उसको अटेंड कर सकते हो अगर ये सारे 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। क्योंकि बुद्ध का ये जो टीचिंग था बहुत ही मार्वलस पाथ था, जिसके कारण क्या हुआ, ये कनेक्ट करिए किसके लोगों के अंदर ना, लोकल पीपल के अंदर। क्योंकि लोकल पीपल सोचे ये तो सारे बहुत अच्छे बात है, हम जो भी जो आइडल वर्शिप करते हैं, इतने सारे राइचुअल्स करते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग काम करते हैं, जहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो चुका है उसके अंदर हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अगर ये सारे पार्ट अगर हम फॉलो करेंगे डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर के राइट डोमिनेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे उसके बाद डिस्कशन करेंगे बुद्ध के डेथ के बाद क्या हुआ। यहाँ पे रिलीजियंस का डिवीजन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन आए जो कि क्या किए ना, बुद्ध जी का टीचिंग को पसंद किए, उनको ही प्रमोट किया। और कुछ ऐसे पर्सन आए जो क्या किए ना, बुद्ध का जो टीचिंग था, okay, you can collect the notes, okay, notes I will provided, okay, notes I will provided later part। देख तो डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे तो बुद्ध का जब भी, जैसे मैं बोल रहा था, बुद्ध का डेथ होने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया ना, रिलीजन के अंदर
एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया। ओके, कुछ पीपल उसको क्या किए ना, उसको बुद्ध जैसे टीचिंग दिए थे उसी के हिसाब से फॉलो किए, आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, बुद्ध ने जो 8 फोल्ड पाथ बताए थे, जो नोबल ट्रूथ फॉलो किए थे, वो सारी चीज़ फॉलो करेंगे। कुछ लोग क्या कर दिए ना, हिंदू रिलीजन में अंदर जो वर्शिपिंग फॉलो हो रहा था, बुद्ध जी का मरने के बाद उनको भगवान बना दिए, ठीक है, और उनका आइडल बिठा के उनका पूजा पाठ करने लगे, किसके टाइप की तरह, हिंदू रिलीजन के अंदर जैसे राइचुअल्स परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे पर्सन भी आए जिन्होंने क्या बोला ना, जो हमें जो निर्वाण प्राप्त करना है उसको हम कुछ शॉर्टकट वे में ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए ना, हमारे पास कुछ मैजिकल पावर होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपना एक डिवीजन बना लिया, उन्होंने अपना एक बिलीफ बना लिया, ठीक है। कुछ मैजिकल पावर अगर हम पालेंगे या फिर सुपरस्टिशन या फिर मैजिकल पावर हमारे पास होगा तो वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं इटर्नल सोल या फिर इटर्नल निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध स्कूल 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, वन इज हीनयान एंड महायान एंड वन इज वज्रयान, ठीक है। देखो पहले देखो हीनयान, ठीक है, तो लिटरली मीनिंग इज हियर द लेजर पाथ। लेजर पाथ इसे क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड लेजर पाथ ना, ये जो ओरिजिनल पाथ है, ओके, इसको हम ओरिजिनल पाथ कह सकते हैं। मतलब जो बुद्ध ने जो बताया था एज इट इज फॉलोड बाय द पीपल्स, दैट इज कॉल्ड द लेजर पाथ और हीनयान। इट इज कंसिडर्ड एज द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स एंड टू बी द ट्रूथ ऑफ द गौतम बुद्ध's टीचिंग। मतलब गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिए थे मतलब उसी टीचिंग को एज इट इज जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ पीपल्स या जो मॉन्क्स और नॉन्स होते थे, तो वो सारे था हमारा किस स्कूल में ना, हमारा हीनयान में, ठीक है। इट्स स्क्रिप्चर्स, ओके, स्क्रिप्चर इन द पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उस पीरियड ऑफ टाइम पे चल रहा था, मतलब बुद्ध जिस लैंग्वेज में टीचिंग दिए थे उसी लैंग्वेज में था। स्क्रिप्चर इज इन द पाली लैंग्वेज ऑफ द बुद्ध टॉट इन एंड दे ट्रीट बुद्ध एज ए नथिंग मोर देन ए ह्यूमन बींग्स। मतलब बुद्ध को भगवान मानने थे, एक गुड पर्सन या फिर गुड ह्यूमन बींग मानने थे उनको, जैसे हम साधु महात्मा को मानते हैं, साधु महात्मा को हम भगवान मानते हैं क्या, नहीं, उनको एक गुड पर्सन के हिसाब से मानते हैं, एक पाथ डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले लोग मानते हैं उनको, हम ऐसे ही हाँ एक महान आदमी की तरह मानते हैं। तो बुद्ध को नथिंग ह्यूमन बींग की तरह ही मानते थे, ओके। दे आर नॉट बिलीविंग इन आइडल वर्शिप, मतलब वो पूजा पाठ या फिर जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। दे आर नॉट बिलीविंग इन आइडल वर्शिप। आइडिया ऑफ अटेन साल्वेशन, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, द अटेन साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हारे पास अगर क्या होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए एंड मेडिटेशन, ओके। हमेशा तुम क्या करोगे, अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में लेके जाओगे, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि खुद का लाइफ को मेंटेन करने के वाला कैपेबिलिटी किसके पास है ना, हमारे ही पास है। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर लाइफ मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू अटेंड योर गोल। तुम्हें अगर अपना गोल में पहुंचना है, अपना रास्ते में या फिर मुकाम तक पहुंचना है, तो तुम्हें पास कैसा होना चाहिए ना, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ओके। मतलब तुम्हें एक डिफेंस में जाना है, डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिफेंस लाइन में, ठीक है। तो मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड वन इज मेडिटेशन। अभी भी बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा दिमाग क्या होता है, काम एंड क्वाइट होता है, शांत होता है। बहुत सारी चीज़ तुम अगर याद रखने की कोशिश करोगे तो सुबह सुबह उठ के एटलीस्ट 5-10 मिनट्स मेडिटेशन करो। जो भी देवी देवताओं को तुम मानते हो, भगवान को मानते हो, जिनके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, उनका नाम जप करो या फिर मेडिटेशन करो। इसी कारण तुम क्या कर सकते हो, अपना दिमाग को जो बहुत सारे डायरेक्शन से हमारा दिमाग दौड़ता है नहीं, तो हमारा पार्ट है, हमारा दिमाग क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड में हम काम करते हैं, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड में हमें ड्रीम्स आते हैं, एंड सुपर कॉन्शियस माइंड में हमें ये लगता है बहुत सारी चीज़ के बारे में, हमें ये इवेंट पहले से हो गया है। तुमने अभी ऐसे कैसे लगता है, ये इवेंट तो मेरे साथ पहले हुआ था लग रहा है, क्योंकि लाइफ क्या होता है, एक व्हील की तरह चलता है। कुछ कुछ ऐसे इवेंट रिलेटेड होते हैं जो कि हमें प्रीवियसली वो नॉलेज यस पता चलता है, ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुका था, ये इवेंट में तो मैं जानता हूँ, ये इवेंट रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, कब हुआ था, लेकिन उसको याद नहीं कर पा रहा होगा, ओके। वो सुपर कॉन्शियस माइंड ऐसे काम करते हैं। देखो, सो एट प्रेजेंट इट इज़ फाउंड इन श्रीलंका। मतलब जो हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, ये कहाँ पे मिलता है अभी, ये लोग फॉलो करते हैं इसे श्रीलंका में, थाईलैंड, म्यांमार एंड कुछ साउदर्न पार्ट ऑफ एशियाटिक कंट्री, ओके। एशियाटिक कंट्री में कुछ साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में ये इसको फॉलो अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीनयान स्कूल, ओके। नेक्स्ट देखो महायान, जो मैं सेकेंड पाथ बोल रहा था, लिटरली मीन्स हियर, इसको हम ग्रेटर पाथ के नाम से जानते हैं, ओके। यहाँ पे जो होता है आइडल वर्शिप को ये आर फोकसिंग। देखो, द टर्म हीनयान मीन्स, हीनयान महायान, इसको जो महायान स्कूल ऑफ जो बुद्धिज्म है इसको डिफाइन किए थे, जो टर्म गिवन बाय, जैसे हम कहते हैं द टर्म्स हीनयान एंड महायान, ये दोनों डिफाइन किए थे। कौन सा स्कूल, ये वाला, ये याद रखना, जैसे महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, इन्होंने ही डिफाइन किया था, ठीक है। इनका फिलोसफी क्या था, या ग्रेटर पाथ, यस। जो लिटरली मीनिंग महायान का जो लिटरली मीनिंग है क्या है ना, ग्रेटर पाथ, उसका मीनिंग है हीनयान का लेजर पाथ और इसका मीनिंग है ग्रेटर पाथ, बड़ा वाला जो रास्ता है।
तो यहाँ पे जो क्या होता था, सो दे आर फॉलोइंग सम मॉडर्न फिलोसफी एंड कंसिडर एज द हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म ने जो, या फिर गौतम बुद्ध ने जो बोला था उसको एज इट इज ये फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन डाल के उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे इट इज द स्क्रिप्चर ऑफ द संस्कृत, मतलब इसका जो स्क्रिप्चर बना, जो वैदिक रिलीजन में क्या होता था, जो भी टेक्स्ट होता था किस में लिखा जाता था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है उसको किस में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में। मतलब जो पाली लैंग्वेज है तो डेफिनेटली ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध थे। ओके, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन अगर करते हैं, मॉडिफिकेशन करके किस में डाला गया, द महायान स्कूल में डाला गया, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में रिटन है। ठीक है, द ट्रीट बुद्ध एज ए गॉड, उन्होंने क्या बना दिया, बुद्ध को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक भगवान बना दिया, मतलब उनको एक आइडल करके बिठा देंगे अभी। ठीक है, एंड वर्शिप द आइडल्स ऑफ बुद्ध एंड बुद्धिसत्व, मतलब बुद्धिसत्व जहाँ हमने देखा जो से बुद्धि ट्री, ओके, जहाँ पे उनका जो स्तूप था, उनका जो पिलर था, सिंबल्स था, हॉर्स, लोटस, ये बुल, ये सारे जो सिंबल्स थे, तो उसको धीरे धीरे जो बोधिसत्व था उसको धीरे धीरे उन्होंने क्या करने लगे ना, पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे, बुद्ध को भगवान बना दिए, उनका जो बोधिसत्व था उसको पूजा करने लगे। जैसे पाली जो उनका टेक्स्ट था, त्रिपिटक, उसका जो टेक्स्ट था उसको पूजा करने लगे, अदर चीजें। दे बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन एंड फ्रॉम द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ऑल, सैक्रिफाइसिंग फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ही अच्छा बात था, कौन सा, महायान स्कूल में। दे बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन, मतलब शांति होना चाहिए, कहाँ पे, यूनिवर्स में। अगर हम यूनिवर्सल लिबरेशन मिलेगा तो डेफिनेटली विल गो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मींस वी कैन एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ विल फॉलो द यूनिवर्सल लिबरेशन, मतलब सबके शांति सबकी प्रगति, जैसे हम कह सकते हैं। अल्टीमेट एम इज हियर महायान इज द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, मतलब आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति करना है, मीन्स डेफिनेटली यू हैव टू अटेन द निर्वाणस बाय अटेनिंग द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मतलब तुम्हें एक अच्छा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, इसके कारण क्या होगा ना, तुम्हें एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा, तुम्हारे नॉलेज या फिर तुम्हारा जो फोकस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। लास्ट पार्ट है वज्रयान, देखो। सो लिटरली मीन्स द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, इसको हम लिटरली क्या कहते हैं ना, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। कुछ जगह पे इसको मेंशन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जैसे MCQs में आता है, व्हिच पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट स्कूल इज कंसिडर एज ए द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट मतलब जैसे हम कह सकते हैं क्या होता है, जब बारिश होता है उस टाइम पे क्या होता है, बिजली कड़कता है। ओके, द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज तांत्रिक, ओके, और हिस्टोरिक बुद्धिज्म। तांत्रिक मतलब तुम तंत्र विद्या, जब भी बोला था मैजिकल पावर्स। ओके, जो स्कूल में क्या होता था ना, मैजिकल पाथ के बारे में, मैजिकल डोमेन्स के बारे में बात करते थे, मतलब शॉर्टकट वे में कैसे हमें निर्वाण प्राप्त हो सके, दैट इज द मैजिकल वे, और तांत्रिक और हिस्टोरिक बुद्धिज्म। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द महायान, ओके, एंड स्पेक्युलरली थ्रू द एनलाइटमेंट ऑफ और एनैक्टमेंट ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म का जो एनैक्टमेंट था, ठीक है, तो उसको कैसे हम क्या करेंगे ना, एक लेजर पाथ में, यह छोटा सा रास्ते में जाके हमें जो बुद्धिज्म के अंदर जो भी निर्वाण मिल सकता है, मोक्ष से मिल सकता है। ठीक है, यस। ये कहाँ पे अपियर हो रहा था, इट इज अपियर इन द ईस्ट इंडिया इन द 18th सेंचुरी एंड देन एस्टैब्लिश इन तिब्बत। तो मतलब जो मेजर जो तिब्बत रीजन में इसको ज़्यादा फॉलो करते थे, जैसे तुमने देखा होगा जो बुद्धिसत्व है, ओके, उसको फॉलो करते थे। यस, चाइना, अभी चाइना ऑक्युपाई कर लिया है, तो पहले तिब्बत एक सेपरेट था और चाइना ही उसको कंट्रोल करता है। So most of the terms is originate from the Sanskrit language and Tantrian Indian Buddhism. Okay, यहाँ पे जो तंत्र विद्या था, ओके, जिसको हम तांत्रियन इंडियन बुद्धिज्म कहते थे, तो इंडिया के अंदर भी मानते हैं, जैसे तंत्र मानते हैं, ओके, जिसको हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, तंत्र विद्या, महाकाली का साधना हो, हनुमान जी का साधना हो, ठीक है, तो ये सारी जो तंत्र विद्या है, तो बुद्धिज्म के अंदर जो वज्रयान के अंदर वो जो तंत्र विद्या के ऊपर ज़्यादा वो बिलीव करते थे, बट डील्स विद द ओके इनर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द वज्रयान टेक्स्ट एंड ट्रूली द सिंबॉलिक लैंग्वेज। मतलब ये क्या करते थे ना, अपना जो टीचिंग है उसको किस में डिनोट करते थे, दे आर डिनोटिंग इन द सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज में उसको डिनोट करते थे। ओके, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स, जैसे हम कोई सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे ट्रैफिक का क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर वही चीज़ के बारे में लिखा नहीं जाता ना, यहाँ पे यू टर्न जाओ, यहाँ पे छोटा पाथ है, आगे ब्रिज है, रोड है, रेलवे क्रॉसिंग है, स्कूल अहेड, तो लाइक दिस सिंबल्स आर यूज्ड। ओके, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करते थे। एंड क्विकर एंड मोर इफेक्टिव पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा था, जल्दी शॉर्टकट में मिल जाएगा, तो क्विकर पाथ है। ओके, इट बिलीव्स दैट साल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है, साल्वेशन मतलब मुक्ति पाना है, तो तुम्हें क्या एक्वायर करना पड़ेगा, तुम्हें एक्वायरिंग करना पड़ेगा मैजिकल पावर, मीन्स यू हैव टू अटेन द मैजिकल पावर व्हिच कैन लीड्स, दैट इज कॉल्ड द वज्र। ठीक है, जो मैजिकल पावर उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द वज्र। ठीक है, ये वाले भी मेंशन करोगे अपनी कॉपी में, दैट इज द वज्र, द मैजिकल पावर। इफ यू अटेन द मैजिकल पावर, सो डेफिनेटली यू हैव टू अटेन द निर्वाण वेरी क्विकली। ओके, तो अच्छे से मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा।
तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्या ना, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, मतलब 4 काउंसिल हुआ था। ओके, यस, क्विकली डिस्कशन करते हैं। देखो बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ओके हेल्ड इन ओके राजगृह ओके 400, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 BC एड राजगृह। ये सारे प्लेस और डेट को मेंशन करोगे अपने कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये किसके प्रेसिडेंसी में हुआ था? इट वाज द अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ महाकश्यप। ओके, द महाकश्यप वाज देयर, यस, ही वाज, इट वाज हेल्ड आफ्टर सून द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध का डेथ होने के बाद ये वाला फर्स्ट जो उनका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, मीटिंग जहाँ पे वो बुलाते थे बहुत सारे लोगों को। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस पीरियड ऑफ टाइम पे जो रूलर्स कौन थे, दैट पीरियड ऑफ टाइम द रूलर वाज द अजातशत्रु। ओके, तो अजातशत्रु उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या थे ना, रूलर थे। देखो, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC। ओके, मतलब नियर अबाउट यहाँ पे कितने साल का गैप है? 100 साल का, 100 ईयर्स का गैप है। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC। कहाँ पे हुआ था? जगह का नाम क्या है, प्लेस जो मैं मार्कआउट कर रहा हूँ। ओके, वैशाली, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ शुभकामी। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जैसे हमारे होते हैं ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, कोई भी मीटिंग से होते हैं, शुभकामी। उस पीरियड ऑफ टाइम पे रूलर कौन थे? द रूलर वाज कालाशोक। ओके, सो कालाशोक वाज द रूलर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में। जगह का नाम क्या था? राजगृह। प्रेसिडेंसी कौन किए थे? महाकश्यप। ओके, उस टाइम पे रूलर कौन थे? अजातशत्रु। ये 4 पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट वाज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC। दैट पीरियड द प्लेस कौन सा था? वैशाली। प्रेसिडेंसी किसने किए थे? शुभकामी ने। और रूलर कौन थे उस टाइम पे? कालाशोक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट ईयर देखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज हेल्ड इन 250 BC। ओके, 250 BC में हुआ था। कौन सा जगह में हुआ था? पाटलिपुत्र, एट पाटलिपुत्र, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ओके मोगलीपुट्टा तिसा। ओके, मोगलीपुट्टा तिसा इनका प्रेसिडेंसी में हुआ था। ओके, दैट पीरियड ऑफ टाइम रूलर वाज द अशोक। ओके, इन्होंने ज़्यादा हमारा क्या किए थे? बुद्धिज्म को प्रमोट किए थे, यस, अशोक सम्राट अशोक दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंसी कौन किए थे? मोगलीपुट्टा तिसा। ओके, अशोक। तो कब हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 253 BC एट which place? इट इज द पाटलिपुत्र। ओके, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 1st century BC। तो 1st century BC में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ओके, कहाँ पे हुआ था? ना कश्मीर में, प्लेस इज कश्मीर। प्रेसिडेंसी कौन किए थे? ना वसुमित्र वाज द प्रेसिडेंट ओवर देयर, एंड द पीरियड वाज द कनिष्क वाज द रूलर। उस पीरियड टाइम पे कनिष्क रूलर थे। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 BC में, सेकेंड में 383, थर्ड में 250 एंड फोर्थ है 1st century BC। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यस मेंशन करोगे, 4 पॉइंट्स जो मैंने मार्कआउट किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने कॉपी में ऐसे राइट डाउन कर लोगे, कौन सा सिस्टम कैसे हुआ था, उसके हिसाब से तुम्हें इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, और ये है लास्ट वाला पार्ट, लास्ट स्लाइड से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी उस पीरियड ऑफ टाइम पे हमारा क्या हुआ था ना, बुद्धिज्म के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया। जैसे यहाँ पे तुमने जानते हो कि सब इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, यस, बिहार में। उसको फाउंडर कौन किए थे? कुमार गुप्त, जो कि गुप्त नहीं। ओके, तो गुप्त डायनेस्टी का जो किंग थे कुमार गुप्त, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ओके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड सोमपुरी यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी है, वन इज सोमपुरी एंड वन इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बिहार में है। फाउंडेड कौन किए थे? इट वाज द फाउंडेड बाय द धर्मपाल। ओके, द धर्मपाल जो कि पाला डायनेस्टी के और एक किंग थे। तो पाला डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन टू द रिलीजियंस, बुद्धि रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड वन इज जगदल यूनिवर्सिटी, ये अभी भी काम कर रहे, जो बंगाल में है, फाउंडेड बाय द रामपाल। ओके, ये भी पाला डायनेस्टी का किंग है, जिन्होंने गुप्त डायनेस्टी में जो कुमार गुप्त है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किए थे। विक्रमशिला एंड सोमपुरी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय धर्मपाल और पाला डायनेस्टी। जगदल यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल, इसको हम बंगाल कहते हैं, उस पीरियड टाइम में अनडिवाइडेड था, वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाल था। ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय रामपाल और पाला डायनेस्टी। ओके, यस, उस टाइम पे चल रहा था मैक्सिमम बिहार में ही उसका एस्टेब्लिश, उसका प्रसार हुआ था, क्योंकि उनका ओरिजिन ही हुआ था ना। ओके, उसी जगह से वहाँ पे आपने, हाँ, अभी चाइना में वो लोग फॉलो करते हैं, थाईलैंड में, म्यांमार में, उस जगह पे फॉलो। इंडिया के अंदर उतना फॉलो नहीं होगा था, कुछ जगह पे फॉलो हो रहा है, मैक्सिमम जगह पे नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो गया। देखो, तो कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म इतना बहुत ही अच्छा पाथ में चल रहा था, लेकिन उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? ओके, व्हाट आर द कॉजेस हियर? सो बुद्धिज्म ओके कम टू द सेम राइचुअल्स एंड डॉगमास। तो मतलब बुद्धिज्म जो ओरिजिन हुआ था, जिसके लिए, जिस मकसद के लिए आया था बुद्धिज्म, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। क्या हुआ? वो फिर से घूम फिर के आके पहुंच गए कहाँ पे?
हिंदुइज्म के अंदर। हिंदुइज्म के अंदर जो भी आइडल वर्शिप कर रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, जो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, फिर घूम फिर के आके वहीं पे पहुंच गया। इसीलिए लोग धीरे धीरे इसको भी बोला हिंदुइज्म को फॉलो करना जो है, बुद्धिज्म को फॉलो करना वही है। तो मतलब ही क्या हो गया, सेम ही तो हो गया ना। मीन्स दे आर कन्वर्ट टू द सेम राइचुअल्स एंड डॉगमास व्हिच इज ओरिजिनली ओके डिनाउंस। तो पहले ये मना कर रहे थे जो राइचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुइज्म के अंदर, उसको हम करेंगे नहीं। ओके, दे आर डिनाउंस्ड। बट इनिशियली इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, ओके रिफॉर्म एंड द ग्रीडीनेस उस टाइम पे बढ़ गया, विक्टिम टू द सेम इविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं। ओके, इट इज द फॉट दे हैड फॉट अर्लियर। तो पहले ये फॉट कर रहे थे, मतलब हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बोल रहे थे, बाद में जाके ब्राह्मणिज्म के साथ मर्ज हो गए, हिंदुइज्म के साथ मर्ज हो गए, मतलब सेम चीज को भी फॉलो करने लगे। ओके, यस। लेटर फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी सी, जो फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद दे प्रैक्टिस द लार्ज स्केल आइडल वर्शिप। मतलब आइडल वर्शिप ही पहले मना किए थे। कौन सा मतलब कौन सा स्कूल में हम आइडल वर्शिप नहीं कर रहे थे? जो पहला महान स्कूल था कौन सा? हिनयान स्कूल में। दे आर फॉलोइंग द राइट पाथ विच इज टीचिंग बाय द बुद्ध। जो बुद्ध एज इट इज जो बोल रहे थे पाली लैंग्वेज में जो लिखा था उसको भी फॉलो करते थे मॉन्क्स एंड नॉन्स। ओके, उसी को फॉलो करते थे हिनयान स्कूल में। महान स्कूल में उन्होंने आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आइडल वर्शिप पहले मना करे थे हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करने शुरू किए। दे रिसीव द न्यूमरस ऑफरिंग फ्रॉम द डिवोटीज। और बहुत सारे जो भक्तों से क्या लिए ना, डिवोटीज जिनको हम कहते हैं, उनसे बहुत सारे ऑफरिंग लेना चालू कर दिया, मतलब दान दक्षिणा ये सब लेना चालू कर दिया। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन ओके करप्शन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम ऑफरिंग्स लोगे क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? करप्शन होगा। ठीक है, दैट्स रिजल्ट्स इन करप्शन इन द एस्थेटिक लाइफ। जो एस्थेटिक लाइफ है तो उसमें क्या होना चाहिए था? लेट इट ओके, देख द प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब्ड बाय द बुद्धस वर फॉरगॉटन। मतलब जो प्रिंसिपल्स भगवान बुद्ध ने उस टाइम पे जो प्रेस्क्राइब किया था तो उसको उन्होंने क्या किया ना, ये फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ओके, दे आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ओवर देयर। ठीक है, सो दे आर what are the important teachings of Buddha's were they were forgotten and the started the degradation of Buddhism, Buddhist monks। तो बुद्धिस्ट जो monks बोल रहे थे वो जो चीज़ बात बोल रहे थे, मतलब कुछ सुपरस्टिशन बात भी ये धीरे धीरे बिलीव करने लगे, जो कि किस रिलीजन के अंदर था? हिंदुइज्म के अंदर था। इसी के बाद इसीलिए हमने बुद्धिज्म के अंदर आए। तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने का मेन कॉजेस था वो घूम फिर के फिर से कहाँ पे जाके पहुँच गए? हिंदुइज्म के अंदर पहुँच गए, जो ब्राह्मणिज्म जो फॉलो कर रहे थे, आइडल वर्शिप। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा बुद्धिज्म का पार्ट या फिर बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यू विल ट्राई टू गेट द नोट। मैं नोट्स इसका प्रोवाइड कर दूंगा, जो PDF नोट्स है उसको मिल जाएगा। ओके, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, थैंक यू।